गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं संजय शाह, लेमन फाइनेंशियल एडवाइजर और वेलक्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एलएलपी की ओर से आप सबको इस नॉलेज शेयरिंग वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबका। श्री राजेश पेरवानी के बारे में दो शब्द कहूंगा। वो 1996 से उन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड में अपना करियर शुरू किया था। 23 साल के इस करियर के दौरान राजेश जी एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एलएनटीएमएफ जैसे बड़ी संस्थाओं से उन्होंने योगदान दिया था। वो फंड मैनेजर भी रह चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च भी रह चुके हैं और इन संस्थाओं के एक्सपीरियंस के कारण उनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है और जो बैलेंस शीट के रीडिंग एबिलिटीज जो है उनकी, वो अभी जो वेल्थ क्रिएट में फॉलो कर रहे हैं, इससे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ है वेल्थ क्रिएट करने में। और वेल्थ क्रिएट में राजेश जी की दो स्ट्रेटेजीज चल रही है। उन स्ट्रेटेजीज में एक लाइफ साइंसेस स्ट्रेटेजीज है और नॉर्मल स्ट्रेटेजीज है। तो दोनों स्ट्रेटेजीज में उन्होंने मार्केट को काफी मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट लाइफ साइंसेस स्ट्रेटेजी में उन्होंने लास्ट ईयर का रिटर्न 30% प्लस है, जबकि सारे पोर्टफोलियोज आज की तारीख में कई पोर्टफोलियोज हम देख सकते हैं कि काफी नेगेटिव है, 25%, 20%, 30%। तो इनका जो 30% पॉजिटिव रिटर्न वाला पोर्टफोलियो हो हमें बहुत आकर्षित करता है। उनकी जो एक्सपीरियंस है, स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज जो है, वो हमें आज हम इनके बारे में हम सुनेंगे इनके पास से। तो आप सबको इस नॉलेज शेयरिंग वेबिनार में स्वागत है। वापस फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं और राजेश जी को इनवाइट करता हूं कि भाई अपने दो शब्द कहे इस वेबिनार में। So, good afternoon, everybody. Or thank you, Lemon Funds. Thank you, Nirav Bhai Shah. Thank you, Sanjay Bhai Shah, for giving me the opportunity to host this presentation. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके लिए कहीं तो काम आया और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो मेरे करियर में जो 23-25 साल का करियर है उसमें ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो हमने जो मार्केट्स देखे हैं, हमने जो सिनेरियो देखा है इंडिया में, इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम। आई थिंक वी आर ऑल इन अ टाइम व्हेन हमें ऐसा लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट विल लीव अस विद अ लॉट ऑफ लर्निंग। तो विदाउट मच अडू मैं आपको बताने वाला हूं आज मेरा क्या अप्रोच रहना चाहिए इस मार्केट में और क्यों हमने आउट परफॉर्म किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, क्यों हमको आउट परफॉर्म करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो लेट मी टेक यू थ्रू इक्विटी मार्केट्स, क्या करना चाहिए और क्या हुआ है आज तक। तो अगर आप देखें तो पहले तो हमारी मिनी रैली हुई थी, 4 महीने की रैली हुई थी फरवरी 15 तक इंडिया में। वी वर लुकिंग एट अ बुल मार्केट, वी वर लुकिंग एट थिंग्स टर्निंग अराउंड। ये साल हमको लगा FY21 विल बी अ वेरी गुड ईयर, ग्रोथ विल कम बैक, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी और कंजम्पशन रिवाइवल की बात हो रही थी। गवर्नमेंट से काफी इम्पैक्ट आ रहा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा था, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे थे और हमको लगा कि IL&FS का स्टोरी खत्म हो गया है और येस बैंक का भी डिबेकल हुआ था। वी थॉट दैट ऑल दैट इज गेटिंग ओवर एंड वी विल नाउ हैव अ गुड टाइम, मतलब हमारा इंडिया रिकवर करेगा, वी विल गो बैक टू 7% ग्रोथ रेट। लेकिन करते करते ये कोरोना वायरस आ गया। अब कोरोना वायरस हमको पहले तो लगा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐसा लग रहा है कि इट इज अ वेरी बिग थिंग। इफ आई सी the destruction in markets, the destruction in wealth because of coronavirus, क्योंकि कोरोना वायरस ने हमारी रेगुलर लाइफ को चेंज कर दिया है। तो दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट, ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये कभी मैंने खुद पर्सनली देखा नहीं है। तो क्या हुआ कि कोरोना वायरस आने के बाद Feb 15 से वर्ल्ड मार्केट्स गिर गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत बेच दिया। आपने देखा 2.2 लाख करोड़ का सेल हो गया FPI से मार्च में। मैन्युफैक्चरिंग का फियर था, स्लोडाउन का फियर था, बैंकिंग स्लोडाउन का फियर था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोडाउन का फियर था। उस चक्कर में स्टॉक्स बहुत गिर गए। सो जो इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल मार्केट पे आप देख ही सकते हैं।
ग्लोबल मार्केट्स 20 to 25% क्रैश हुए उस 2 महीने में, फेब 15 से लेके अप्रैल 15 तक। उसके बाद इंडियन इंडाइसेस भी आप देखेंगे तो काफी क्रैश हो गई है, 30% से लेके 35 to 40% भी क्रैश हुई है इंडियन इंडाइसेस। रियल्टी इंडेक्स 40% डाउन थी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स 35% डाउन थी। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस फेल। स्टॉक्स भी आप देखेंगे तो आप देखें फ्यूचर रिटेल 75% से ज्यादा गिर गए। IndusInd बैंक फेल 70%, फ्यूचर लाइफस्टाइल 65% गिर गया। So most of the stocks fell substantially। इसमें एक्चुअली एक ऐसा स्टॉक नहीं था जो मुझे लगता है जो परफॉर्म किया। इनफैक्ट द ओनली सेक्टर विच डिड ओके इन द सिनेरियो वाज फार्मा, क्योंकि फार्मा में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैं आई विल कम टू दैट। क्या चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी के लिए आज के दिन पे? आई थिंक चैलेंजेस आर मेनी। एक तो वर्कर माइग्रेशन हो गया है और होने वाला है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, रबी सीजन होता है, वर्कर्स जाते हैं अपने गांव, वापस आते हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इस बार क्या हुआ है कि लॉकडाउन में दे कुड नॉट गो बैक। लॉकडाउन में उनका जो इनकम है जीरो हो गया। तो आपको सब पता है कि माइग्रेशन का इशू क्या हुआ है बॉर्डर्स पे। तो वर्कर्स अभी तक वापस गए नहीं है, और अगर वर्कर्स अब वापस जाएंगे तो जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, लॉकडाउन शुरू खत्म हो जाएगा, तब we will not have workers to work. Second, social distancing is going to have its own impact. World will go back to normal one day. मैं वो नहीं बोल रहा हूँ world will not go back to normal. Everything will go back to normal in a year, 2 years, I don't know when. लेकिन जो interim period आएगा, जो 1 to 2 years का period है, मुझे लगता है ये बहुत challenging होगा, क्योंकि हमारा जो behavior as human beings, which we never thought will have an impact on markets on a regular basis. So day to day जो हमारा behavior है, that will have a big impact on our consumption patterns. 65% of our GDP is from consumption, और कंजम्पशन से ग्रोथ होता है, ग्रोथ से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और कंजम्पशन से एक्सपोर्ट्स होता है। So everything pretty much depends on consumption. US में consumption is a very high figure of the GDP. तो अगर कंजम्पशन पे कुछ भी इम्पैक्ट होता है और द नेचर ऑफ कंजम्पशन बास्केट चेंजेस फ्रॉम नॉन एसेंशियल टू एसेंशियल, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे 1 से 2 साल का इम्पैक्ट होने ही वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो बैंक्स हैव बिकम वेरी कॉशियस। बैंक्स को 4.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी है आज मार्केट में। TLTRO गवर्नमेंट ने, RBI ने अनाउंस किया है, लेकिन बैंक्स को लेंड करना नहीं है NBFCs को। एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एक तो डिमांड कम हो जाएगा, प्लस लॉजिस्टिक्स पे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। अकॉर्डिंग टू मी, जून एंड सितंबर क्वार्टर्स विल बी वॉश आउट्स, और उसके बाद क्या होगा वो भी अपने को देखना है, क्योंकि अब तो वैक्सीन का भी बात हो नहीं रहा है। एवरी डे देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट, न्यू थिंग्स आर हैपनिंग। सो वी आर लिटिल वरीड अबाउट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। संजय भाई, ये कुछ स्क्रीन पे कुछ बहुत क्रॉसेस आ गए। कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस? ओके, गुड। तो I'll move to the next one. आप देखेंगे, अगर लास्ट मैं 7 क्वार्टर लेता हूँ, लास्ट 7 क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी कैसे चली थी Q3 तक, मतलब Q3 मतलब आप बोलेंगे दिसंबर क्वार्टर है, जो हमारा दिसंबर 2019 क्वार्टर है। तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर फ्लैट रहा है, 3.5%, 3.8% से लेके 3.5% पे एंड हुआ है। माइनिंग रिकवर हुआ है, लेकिन अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में ही जा रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी भी नेगेटिव जा रहा था, क्योंकि डिमांड कम था पावर के लिए तभी। और आप देखो, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। ओवरऑल आई थिंक जीडीपी इसके वजह से 6.9% पे जो था Q1 FY19 में, जाके 4.5% हुआ। अगर मैं ब्रेकअप देखता हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था, ग्रॉस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इंडिया का है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, that contribution went up from 56% to 59%। लेकिन जो मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे हमारा इकोनॉमी ग्रो होता है, जहां से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या कैपिटल गुड्स की बात करते हैं,
तो वो कंट्रीब्यूशन कम हो गया। गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा नहीं है। सो जीएफसीएफ जो बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, 32% का 29% हो गया। सो वी वर ऑलरेडी इन अ स्लो डाउन मोड। हमको लग रहा था कि रिकवरी आएगा, लेकिन वो आने से पहले ही ये महामारी की बात हो गई, एंड वी हैव नाउ लैंडेड अप इन अ बिट ऑफ अ इशू। So वही C plus I plus G is plus net exports is GDP. That is the way the economy would work. गवर्नमेंट का यही है कि हमारा $5 ट्रिलियन का टारगेट है, तो हम इस आय और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम काफी फोकस करके इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ाए। लेकिन एक $111 ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इज बीन टारगेटेड फॉर द नेक्स्ट 5 years। और इकोनॉमिक सर्वे में भी यही हाईलाइट हुआ है कि हम इसको 40% गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट और 20% प्राइवेट सेक्टर पीपीपी करके स्पेंड करके हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। ये होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है FY22 से, अब हमको लगा FY21 से होगा, मुझे लगता है FY22 या सेकेंड हाफ ऑफ FY22 से ये रिवाइव होगा। और आई थिंक दैट इज द ओनली सिल्वर लाइनिंग व्हिच आई थिंक फ्यूचर लाइज विद द गवर्नमेंट थ्रू पीपीपी प्रोजेक्ट्स। आप देखो तो रोड्स में we were talking about Bharatmala projects. गवर्नमेंट का टारगेट था 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर अ डे का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड्स, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। NHAI has decided to order 22,000 kilometers over FY19 to FY24, 5 years. I think that probably वो push हो जाएगा आगे। पावर ट्रांसमिशन में भी there was a 2.6 lakh crore investment to be made, वो हालांकि वो काफी हो चुका है, and I think that will continue going forward. रेलवेज का टारगेट था 8.5 लाख करोड़, आपने ये नंबर सुने होंगे बजट्स में, तो वो सब जारी है। और अगर ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स रिवाइव हो जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर का भी भला होगा। So we have seen banking sector also impacted by these projects being stalled. So what is the other theme? One is housing. I think housing में penetration बहुत कम है। रिवाइवल में आप देखेंगे तो हाउसिंग विल बी अ बिग रिवाइव, बिग सेक्टर व्हिच विल रिवाइव। इट इज स्टिल 10% ऑफ जीडीपी, एंड आई थिंक इट विल, इफ यू कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेजेस, वी आर प्रीटी लेस। हमारा हाउसिंग में काफी फोकस है, एंड इंडिया विल सी अ बिग पेनिट्रेशन इन हाउसिंग फाइनेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली बिल्डिंग मटेरियल्स में भी और आप देखोगे तो टाइल्स हो या प्लाईवुड हो या लैमिनेट्स हो, इन सब में पेनिट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज वेरी बिग। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का इसमें कंट्रीब्यूशन कम ज्यादा है, और वो कम होते जाएगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर विल कीप ग्रोइंग इन दोस सेगमेंट्स। तो वो स्टोरी बिल्ड अप हो रहा है, आई नो, बट इन द लास्ट 6-8 months वो स्टोरी भी स्लो डाउन हो गया है, और आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 year दैट स्टोरी विल नॉट प्ले आउट अकॉर्डिंग टू मी। We have to look at FY22 second half to probably see the culmination of the story. हेल्थ में आई थिंक देयर इज नो स्लो डाउन अकॉर्डिंग टू मी। इंडिया में हेल्थ केयर का काफी फोकस आने वाला है। इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग एट 10 to 12% इन द हेल्थ केयर सेक्टर। देयर आर लॉट ऑफ अनमेट नीड्स, डिजीजेस, प्लस पॉपुलेशन का जो पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रहा है, ओल्ड पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, यंगर पॉपुलेशन भी ग्रो हो रहा है। तो न्यू किड्स आर बीइंग बोर्न, ओल्ड पीपल आर देयर, पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज देयर, राइजिंग इनकम लेवल्स, एंड डिटेक्शन एंड अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये हेल्थ केयर को काफी फायदा हो सकता है। एग्रीकल्चर इज अ बिग एरिया। हमारे पास 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, 2.5% ऑफ द लैंड मास है, लेकिन हमारे पास यील्ड बहुत कम है। तो आप देखोगे राइट में हमारी ग्लोबल यील्ड्स आर मच बेटर देन इंडियन यील्ड्स इन मेनी क्रॉप्स, और दिस इज अ वे फॉरवर्ड। आई थिंक एग्रीकल्चर विल हैव टू बी गेटिंग द फोकस। उसमें जो एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे एग्रोकेमिकल्स है और सीड्स, उनको भी काफी फायदा हो सकता है। So I think these are the silver linings for India going forward. India will continue to grow. मैंने इसे जनरल एस्टिमेट किया हुआ है कि 2021 will be a flat year from a GDP perspective. ये GDP जो है, ये जो 2 lakh crores 200 lakh crores का GDP जो है हमने दिखाया है, that is a real is a current GDP. और इसको अब अभी देखेंगे तो FY21 में ग्रोथ नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। There might be even a dip, I don't know. बट FY22 में रिकवरी आएगा, एंड आई थिंक FY22 में सेकंड हाफ में रिकवरी आएगा। इंडिया हैज ग्रोन ओवर सो मेनी इयर्स। अगर आप देखेंगे तो कंपनीज विद PAT ऑफ ग्रेटर देन 10 crores, 50 crores और 100 crores, वो ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप देखेंगे 100 crores के ऊपर अभी 400 से ज्यादा, 450 से ज्यादा कंपनीज है, और PAT का 50 crores से ज्यादा 600 कंपनी से ज्यादा है, और 10 crores से ज्यादा 1000 crores कंपनी से ज्यादा है। सो दैट
graph keeps growing for us every year. More and more companies are touching higher figures in terms of profitability. क्या हुआ है after April? I think we saw a big rebound in markets. अब ये इंडिया का ही रिबाउंड नहीं है, ग्लोबल रिबाउंड भी है, लेकिन इस रिबाउंड में मुझे लगता है there are some takeaways. One is institutional contribution in the rebound has been very low. मतलब इंस्टीट्यूशन का contribution सिर्फ 20% रहा है, लेकिन आप देखो पास्ट में इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन 30% था, तो ये अपने को सोचने की बात है. दूसरा, डिलीवरी वॉल्यूम्स इस रिबाउंड में सिर्फ 30% हुआ था और पास्ट में हमारे डिलीवरी वॉल्यूम्स 40%. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ रिबाउंड इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स. अगर आप वैल्यूएशन को देखते हैं, हमने इंटरनल एक्सरसाइज किया था, तो टॉप 100 कंपनीज का वैल्यूएशन 25 टाइम मीडियन पे चल रहा है और नेक्स्ट 100 का 20 टाइम मीडियन पे चल रहा है. तो आई थिंक अभी वो बढ़ भी गया है शायद. तो मुझे लगता है कि ये जो रिवाइवल है ये थोड़ा अर्ली रिवाइवल है एंड आई एम लिटिल वरीड अबाउट द मार्केट. In the last many years, Indian markets have traded at a very good valuation. मैं बोलता हूँ, we are trading at a premium to global markets. और एक ये भी कहना है कि India is the fastest growing, one of the fastest growing economies in the world. Correct? China थोड़ा slow down हो गया और we also got a lot of inflows from foreign investors. तो एक तो foreign investor inflow हुआ है, एक mutual fund inflows हुए हैं बहुत. लास्ट अगर आप 15 to 17 years देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स. उसके वजह से a lot of companies have become multi baggers. वो multi baggers देख के a lot of individual investors have also invested in the market. Analyst estimates आपके हर साल शुरू होते हैं 15% growth of earnings for Nifty, for the broader market, और फिर आते हैं हम we end up with 5 to 7% growth. तो ये फीचर रहा इंडियन मार्केट्स का. इसके लिए मैंने ऑलवेज देखा है निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स प्लस, वेयर एज ग्लोबल मार्केट्स आर ट्रेडिंग लोअर. तो इंडिया का जो ट्रेडिंग बैंड है वो ऊपर चले गया. अब वो मुझे कंफर्ट नहीं देता अकॉर्डिंग टू मी. आई थिंक इसमें बहुत ही सिलेक्टिव कंपनीज हैं जो यहाँ से अच्छा कर सकती है. आई एम नॉट सेइंग बल्क ऑफ द कंपनीज विल डू बैडली, बट आई एम सेइंग सिलेक्टिव कंपनीज पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप 20 टाइम का वैल्यूएशन किसी कंपनी को दे रहे हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं. एक सिल्वर लाइनिंग इसमें यह है कि इक्विटी का जो वैल्यूएशन है आज 10 ईयर जीसेक यील्ड के साथ मैच कर रहा है. सो अगर मैं देखूं, अगर FY22 को देखता हूं तो अर्निंग्स यील्ड और इन अ बेस एंड बुल केस इज मोर और लेस मैचिंग दी जीसेक यील्ड्स. अगर मैं FY22 को 23 को देखता हूं तो थोड़ा इंप्रूवमेंट और भी आ रहा है. सो आई थिंक वी आर ट्रेडिंग चीपर देन जीसेक यील्ड्स, बेटर इन टर्म्स ऑफ जीसेक यील्ड्स आई वुड से. बट ये दिस हैज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये आज के दिन पे मार्केट क्या करने वाला है, अर्निंग्स क्या करने वाले हैं नेक्स्ट 1 ईयर में, 1 to 2 years हमने को पता नहीं है. तो वी शुड नॉट जंप द गन. तो क्या करना चाहिए? आई थिंक मेरा ये कहना है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएंगी, देयर इज नो डाउट. इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक कमेंट मारा था कि इंडिया में जो ये बिहेवियरल पैटर्न चेंज हुआ है और जो होगा उससे आई थिंक अ लॉट ऑफ सेक्टर्स विल गेट इम्पैक्टेड. मुझे लगता है कि जो सेक्टोरल इम्पैक्ट पर सेक्टर विल बी डिफरेंट फ्रॉम what has been in the past crashes. तो जब ये पास्ट क्रैश हुआ है तो हमने देखा है कि सडनली इंडस्ट्री रिवाइव हो गया है, ये रिवाइव हो गया है, कंजम्पशन रिवाइव हो गया है. इस बार पीपल आर गोइंग टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटी, और जब तक स्टेबिलिटी आता है तब तक कंजम्पशन पैटर्न्स विल चेंज एंड इकोनॉमी पर से विल गो थ्रू अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी. तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक शुड हैपन व्हेन द रिवाइवल हैपेंस. मेरा ये कहना है कि 50% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन सेक्टर्स वेयर देयर इज विजिबिलिटी. तो विजिबिलिटी कौन से सेक्टर्स में आता है? एक तो है फार्मा, एक है एग्रोकेमिकल्स और एक है स्पेशलिटी केमिकल्स. ये 3 सेक्टर जो है मुझे लगता है इनमें इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. फार्मा सिंपल रीजन है कि पीपल आर गोइंग टू कीप परचेजिंग मेडिसिन, और आपने देखा एसेंशियल्स में मेडिसिन है ही है. स्पेशलिटी केमिकल्स, बिकॉज स्पेशलिटी केमिकल्स का काफी पोर्टफोलियो जो है वो फार्मा एग्रोकेमिकल्स की तरफ जाता है, और a lot of the specialty chemicals continue to operate at reasonable capacity utilization. से हमको फीडबैक आ रहा है. थर्ड, एग्रोकेमिकल्स.
आपने देखा एग्रीकल्चर को कोई इम्पैक्ट नहीं है, फूड प्रोडक्शन विल कंटिन्यू, वर्ल्ड ओवर एग्रीकल्चर को कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ये सब में आई थिंक contribution will be reasonable and we will see these sectors continuing to do well. Abhi 50% of my portfolio, if I keep an agro, pharma and specialty chemical, then what do I do with the remaining portfolio? So remaining portfolio ko main cash mein rakhunga, and then I will watch how the quarterly results are going to pan out and impact on every sector. और कौन से टाइप के कंपनीज में I would like to buy in those companies. When I start buying my companies for the next 5 years, what are the companies I would like to buy? One is leaders, or number two in the industry, companies with high ROCE, with low debt equity, cash rich companies, companies with good governance and growth visibility going forward. Or another category is companies which have big bargain available in terms of their intrinsic value. क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फार्मा और एफएमसीजी पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इफ आई गो डाउन द कर्व, सेक्टर्स सच एज गैस यूटिलिटीज लेसर इम्पैक्ट, पावर यूटिलिटीज लेसर इम्पैक्ट, डिफेंस गवर्नमेंट करती रहेगी, टेलीकॉम इज कंटिन्यूइंग, इम्पैक्ट विल नॉट बी सो मच, बट एज आई गो डाउन इन्फोटेक पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ग्लोबली बीएफएसआई सेक्टर्स विल बी हिट, आपके टूरिज्म और ट्रैवल जो उनके मेन कस्टमर्स है वो हिट हो जाएंगे, रिफाइनिंग पे हिट आएगा बिकॉज ऑयल हैज क्रैश्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डेफिनेटली, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो उसमें इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बैंकिंग डेफिनेटली, एनपीएस आएंगे बैंक्स में, आपके लेंडिंग कम हो जाएगी, यू विल बी स्कैर्ड टू लेंड, एनबीएफसी सेम सिनेरियो, इवन मोर देन द बैंक्स, एनबीएफसीज विल बी इंपैक्टेड बिकॉज एनबीएफसीज आर बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड ऑल्सो बोरोइंग फ्रॉम मार्केट्स। मार्केट में अभी आपने देखा म्यूचुअल फंड का क्या हो रहा है, TLTRO भी उनके पास जा नहीं रहा है, उनको फंडिंग रिक्वायरमेंट है, तो एनबीएफसीज को फंडिंग मिलने से बहुत दिक्कत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिग, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो बी इंपैक्टेड, क्योंकि माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स इज गोइंग टू हैपन, पीपल आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल टू डेवलप रोड प्रोजेक्ट्स or any other infrastructure projects. It will take time for people to get confidence to come back to the projects and work. और obviously government will have to spend, तो government के पास funding का एक तरीका भी होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ा के हम स्पेंड करें। मेटल्स आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड मेटल्स को इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। कैपिटल गुड्स जो ये सब सेक्टर्स को केटर करते हैं, केपेक्स कंपनीज का कम हो जाएगा, कंपनीज विल स्पेंड लेस एंड कैपिटल गुड्स विल बी इम्पैक्टेड मोर। माइक्रो फाइनेंस विल बी मोर इम्पैक्टेड क्योंकि रूरल एरियाज में कलेक्शन सेंटर्स का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी कलेक्ट करने को पैसा। NPAs will go up and people are not going to be, microfinance companies are not going to be able to cope up with it, and the biggest impact will come to real estate. उसका कोई मतलब explanation ही नहीं है, उसको obvious है कि real estate को पहले impact आया है और impact चलते रहेगा। So I will look for visibility. मैंने आपको बोला pharma, specialty chemicals and agrochemicals, और FMCG महंगा है according to me, तो मुझे नहीं लगता है कि FMCG में जाके हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, but I would say that FMCG as a sector will be less impacted. Basically, look for companies with exceptional businesses. आज के दिन पे आपको quality companies भी सस्ती मिलने वाली है, whether it's financials, whether it's NBFCs, whether it is consumer discretionary, कोई भी sector हो, आपको वो company सस्ती मिलने वाली है। In the next 2-3 quarters आपको, I think markets will be volatile and will not do extremely well from here on. मुझे लगता है ये जो रिकवरी भी हुआ है, I think somewhere it may again reverse, और आपको you will get good quality companies at good valuation. So there is no point jumping into the broader cyclical economy. मतलब आज के दिन पे फोकस डिफेंसिव पे होना चाहिए, और जो बाकी जो कैश कंजर्व करके हम रखे हैं वो हम आराम से नेक्स्ट 3 क्वार्टर में जाके हमारी खरीदारी कर सकते हैं। We don't have to go and buy them just one shot. What is it that we do to buy these companies? मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं लेनी चाहिए? तो हम बेसिक जो हमारा एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग होता है कि वी शुड बी बाइंग कंपनीज व्हिच आर बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू इज जस्ट अ वर्ड, और इट्स वेरी टफ टू फिगर आउट इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिकली वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस। तो आज के दिन पे देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड, अगर आप वॉरेन बफेट को भी देखेंगे या सेथ क्लारमैन को देखेंगे, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज द क्लू, फाइनल क्लू कि मैं कैश फ्लोज कैसे
इंट्रिंसिक वैल्यू को प्रोजेक्ट करूं और कैश फ्लोज कैसे एक्यूरेटली प्रोजेक्ट करूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। एक तो नेक्स्ट 10 इयर्स का विजिबिलिटी होना चाहिए, टर्मिनल वैल्यू करेक्ट आना चाहिए, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अगर आपने कैश फ्लो प्रोजेक्ट किए, आपकी इंटरेस्ट रेट बदल रही है, आपके मार्जिन बदल रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बदल रहा है, आपकी जो करेंसी रेट बदल रही है, सो हाउ यू गोइंग टू प्रोजेक्ट दैट? सो इट इज वेरी टफ, and therefore this challenge will continue from a investor point of view. How do you identify companies which are trading below intrinsic value or significantly below intrinsic value? So how do you solve that problem? So we have a methodology which we use and which we use as investment professionals. For many years I've been using this methodology. मैंने ये tools काफी सालों से, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पास भी जाओगे तो they are also using their similar methodology. What are the three things or four things we look at as investors? One is valuations. Valuations is the key. Ultimately, मैं जो भी ले रहा हूँ उसका valuation सस्ता होना चाहिए compared to the business potential. तो क्या क्या valuation tools है, मैंने आपको इस पे लिखे हुए हैं, P, PV, EV, EBITDA, EV by sales, operating cash flow by market. There are various valuation tools, but we have to look at valuations in the context of the growth and the quality of the business and the type of the industry. So second thing we look at, main thing we look at is growth. के next 5 years or 7 years में इसका growth potential क्या है? What is the return on the business of the company? आज के दिन पे अगर मेरा return 5% है, ROE is less than 5%, then I'm not even beating my cost of capital. So I should be buying businesses जिनका ROCE or ROI or ROE is more than at least 13 to 14%. मेरा जो benchmark है वो 18 से 20% है. So that I beat my cost of capital by a big margin. And third, last is ownership. What are the kind of people which are running the business? Who are the people? What is their track record? उनका corporate governance track record क्या है? What have they done? कितना उन लोग ने shareholders के लिए wealth create किया है? उन्होंने क्या corporate actions किए हैं last many years में? कितना fund raise किया है? क्या उन्होंने कंपनी से borrow किया है या कंपनी को borrow करके वापस नहीं दिया है? क्या interest rate पे borrow किया है? Many things which go. What are the decisions they have taken? तो ये सब मिला के we finally come at a decision कि ये कंपनी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. So these are the parameters we use. And what are the pitfalls we avoid? We don't buy highly leveraged, मतलब high debt वाली companies. Sustainable earnings बहुत जरूरी होता है. हम PE की बात करते हैं, लेकिन हम sustainable earnings को नहीं देखते हैं. हम कभी-कभी उस earnings को valuation दे देते हैं जिनका ये next 2-3 years में वो valuations में रहेंगी नहीं, या जो earnings रहेंगी नहीं, हम उनको valuation दे देते हैं. तो we have to give value to sustainable earnings. वो बहुत important term है हमारे इस field में. We ignore ग्रुप इश्यूज के, वी ग्रुप में देख लिया है क्या हुआ है, मतलब ग्रुप इश्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते, और वी हैव टू मेक श्योर दैट द ग्रुप कंपनीज आर आल्सो हेल्दी. अगर ग्रुप कंपनी हेल्दी नहीं है तो उनका डेट हमारे सर पे आ सकता है. अपने बिरला को देख सकते, बिरला को देखिए जैसे हो रहा है, उनके म्यूचुअल फंड कंपनी पे जो टेलीकॉम का डेट आ सकता है, वो हमको उस चीजों से डर लगता है. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू और कैश फ्लोज इशू जो है, वर्किंग कैपिटल इशूज है, ये सब जो चीजें हैं ये रेगुलर बैलेंस शीट में दिखती है, लेकिन वी टेंड टू इग्नोर देम. कभी कभी लो वैल्यूएशन स्टॉक्स हमने को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो वैल्यू ट्रैप भी हो सकते हैं. सो वी जस्ट डोंट गो बाय लो वैल्यूएशन स्टॉक्स. वी डोंट जस्ट गो बाय वैल्यूएशंस ट्रेडिंग चीपर देन हिस्ट्री. मतलब पास्ट में ये 40 टाइम्स हिंदुस्तान लीवर 45 टाइम्स चला है, तो अभी भी 45 टाइम्स पे चलेगा. वी कांट से दैट. वी हैव टू बी श्योर कि नेक्स्ट 10 इयर्स में वही ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि नहीं. अच्छा, हिंदुस्तान लीवर 45 टाइम्स है तो मैं कोलगेट को भी 45 टाइम्स दूं, ये भी मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आई विल सी ईच बिजनेस इन अ डिफरेंट मैनर. तो आप फार्मा में ही देखोगे कि देयर आर मेनी कंपनीज ट्रेडिंग बिटवीन 30 टाइम्स एंड 15 टाइम्स और इवन 11 टाइम्स. क्यों उसको 11 टाइम्स दे रहे हैं, उसको क्यों 30 टाइम्स दे रहे हैं, उसका कोई रीजन है. डीसीएफ जो एस्टिमेट करते हैं, मैं डीसीएफ से परेशान हो जाता हूं, क्योंकि डीसीएफ में यू हैव टू हैव एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लोज. I don't think anybody in the world can do that so easily. Next 2 years का profit देखना खाली जरूरी नहीं है. We have to look at the long-term trajectory of the business. That is very important. कोई लोग बोलते हैं अभी टेलीकॉम सेक्टर तो मैं EV EBITDA यूज करूंगा, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर का डेप्रिसिएशन, टेलीकॉम सेक्टर का डेट कौन देखेगा? तो वो बहुत जरूरी है. तो EV EBITDA यूज करके मैं स्टॉक लूं, वैसे हम नहीं कर सकते. और सेकंड थिंग इज, हम वैल्यूएशन को एक नजरिए से देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में इसका क्या है. इज दिस अ प्रॉपर यील्ड फॉर मी व्हेन आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम वर्सेस say AA corporate bond, or whether it is
against any other bond or GSEC, what is the yield I'm getting on my company, वो बहुत जरूरी है. Cash flow yield हुआ या earnings yield हुआ, ये भी बहुत जरूरी है. तो next 2-3 years is a very short term period. We should look at the long term in terms of the valuation multiples. So I will come to the main, my favorite segment, जिसको मैं अभी focus कर रहा हूँ, pharma and specialty chemicals, and इसमें हमने multi-baggers identify किए हुए हैं for many years. और आज के दिन पे there are some stocks which are up 100 times in the last 15 years. जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आरती इंडस्ट्रीज जो मैंने 2005 में HDFC में हम लोगों ने ली थी, मैं कवर करता था और मैंने रेकमेंड किया था. आरती इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल आज तक वही है जो 2005 में था, और उसी बिजनेस मॉडल पे वो ग्रो होके आज वो साइज के 12-13 हजार करोड़ के साइज के बन गए. आज के दिन पे उनके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, 20,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी आगे खड़े हैं. सो व्हाई इज दिस हैपेंड? क्योंकि ये कंपनीज जो हैं, जो हम देखते हैं, जो हम चूज करते हैं, दे बिहेव द सेम वे ओवर मल्टीपल साइकिल्स. दे आर नॉट लिंक्ड टू साइकिल्स. अभी आप देखो 2005-2006 में काफी कंपनीज थी जो they were benefiting from the they were not benefiting, they were affected by the chemical price decline. तो आप देखोगे कि तभी के टाइम पे आरती इंडस्ट्रीज जो था वो वही मार्जिन लेके आ रहा था जो आज लेके आ रहा है. क्यों ऐसा? क्योंकि उनका प्राइसिंग जो था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग था. बाकी जो केमिकल कंपनीज थी उनको चाइना जाके काफी अंडरकट कर रहा था और वो उनका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग चल नहीं रहा था. व्हाई? क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है और आरती इंडस्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज कंप्लीटली इंटीग्रेटेड. तो क्या है, दे बीट चाइना एट देयर ओन गेम. इसके लिए जो बायर्स थे ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आरती इंडस्ट्रीज, दे कंटिन्यू टू गिव देम द प्राइस बेनिफिट. और ये सब समझना बहुत जरूरी है व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन कंपनीज के उनका क्या एक या दो आई वुड से किलर इंस्टिंक्ट है, या जो जिसकी वजह से ये बिजनेस चलते रहेगा या जिसकी वजह से ये बिजनेस ग्रो होते रहेगा. दैट इज व्हाट यू टू आइडेंटिफाई एट द टाइम यू इन्वेस्टिंग. अगर नहीं है और अगर वो कंपनी मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करके अपना प्रॉफिट बना रही है, तो वो जब तक मार्केट फोर्सेस फेवर में है तब तक प्रॉफिट बनते रहेगा. सो मैं यहाँ पे मैंने ये टेबल में चार्ट में ये दिखाया है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में फार्मा में कौन से सेगमेंट में हम फोकस करते हैं. तो अगर आप देखो तो फार्मा में हमारा फोकस है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज में, या जो बायोसिमिलर्स को फोकस करते हैं, या जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को फोकस करते हैं, या जो डिफिकल्ट टू मेक प्रोडक्ट्स को फोकस करते हैं, लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स को फोकस करते हैं. जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं फार्मा, उनमें कौन सी कंपनीज में आई वुड से द पोटेंशियल लाइज कंपनीज व्हिच आर फोकस्ड ऑन लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, ऑन्कोलॉजी, कार्डियो, इनमें ज्यादा पोटेंशियल है. बाकी कंपनीज का प्रॉफिट्स विल फ्लक्चुएट मोर देन दीज कंपनीज, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज हुआ है, किसी को डायबिटीज हो या किसी को अगर कार्डियो प्रॉब्लम है, दोज मेडिसिन विल कीप सेलिंग. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं जो प्योर प्ले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपने इनोवेटर के साथ मार्केट में कॉम्पीट नहीं करता है, उस कंपनीज पे फोकस करते हैं. स्पेशलिटी केमिकल्स में हम हाई एंड एग्रोकेमिकल्स में फोकस करते हैं, जो फॉर एग्जांपल लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स जो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं. देयर इज सेक्शन कॉल्ड 9(3) अंडर एग्रोकेमिकल अंडर द इंडियन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, जिसके अंडर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. या जो कंपनीज का कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो, या मल्टीपल स्पेशलिटी केमिकल्स हैं उनके चेन में, एज आई सेड आरती इंडस्ट्रीज, या जिनका लीडरशिप है, 60% मार्केट शेयर है. आपको एक कंपनी बता रहा हूँ, विनती ऑर्गेनिक्स, जिसके वजह से आज के दिन पे उनका 60-70% एक प्रोडक्ट में शेयर है, और बैसफ ने अपना प्लांट बंद करके उनसे रॉ मटेरियल लेना शुरू किया. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द कंपनी दैट वी नीड टू see when we invest in. And then there are other specialty areas which we look at, but although there aren't many companies in independent specialty chemicals, hospitals, hybrid seeds and animal vaccines and health. So हमारा investable space का growth as well as ROI, which is return on the core business excluding cash, is at a higher level. That is what we look at, and what we avoid is on the left side of the spectrum. फार्मा मार्केट में अगर मैंने ऑलरेडी आपसे बात किया कि नेचर ऑफ द बिजनेस शुड बी हाई ROCE. मेरा पहला क्राइटेरिया इन्वेस्ट करने के पहले मैं सोचता हूँ कि ये ROE
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बीट कर रहा है कि नहीं, बहुत जरूरी है। आपके पास 5,000 कंपनी है मार्केट में, आपको डेफिनेटली 10 से 15 ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो ग्रो कर रही है और जिनका आरओई कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बीट कर रहा है या 15-20% से ज्यादा है। तो why do we need to go down the curve unless they are available at say 20% of replacement cost? मैं वो कंपनीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स, अब मेटल्स जब बहुत सस्ते हो जाएंगे तब देखने लायक रहेंगे, लेकिन when they are trading at high valuations, मेरे को I don't want to touch them. So I will focus on companies where the ROCE is way ahead of the cost of capital. ROCE not from the overall balance sheet, ROCE excluding cash and only core business ROCE. So आपको बताया मैंने कि डोमेस्टिक फार्मा एज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी 8 to 10% कैगर से ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखो तो ग्लोबली फार्मा मार्केट इज द 1 ट्रिलियन मार्केट और ये इंडस्ट्री 6.5-6.2% पे ग्रो कर रही है और ये $93 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी इन FY22, in 2022, that's FY23. So which are the companies within the space we like? It's a part of my portfolio and मेरा इस segment में exposure जरूर है। ये बहुत ही high quality area है जहाँ पे the bargaining power of the और इसमें मैं आपको वापस just remind me of the Porter's model. When I look at company, I look at a lot at the bargaining power of the seller, the bargaining power of the buyer. तो इसमें जो ये कंपनीज का बार्गेनिंग पावर होता है ना, ये इनमें ज्यादा है क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इनके पास लेबर है, इनके पास क्वालिटी प्लांट्स है, इनके पास स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई है और इनके पास क्वांटिटी भी बल्क में है। तो ये कंपनीज बहुत ही कीमती है और इनका फ्यूचर ग्रोथ भी मुझे लगता है 15 से 20% से ज्यादा रहेगा फॉर द नेक्स्ट मेनी इयर्स टू कम। एग्रोकेमिकल्स में अपॉर्चुनिटी बहुत है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि इनोवेशन कैटेगरी में बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है, एग्रोकेमिकल्स में तो ऑफ पेटेंट कैटेगरी में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑफ पेटेंट कैटेगरी में भी MNCs आर लीडिंग द स्पेस। तो वो सेगमेंट का जो से मार्केट शेयर है, इंडियन कंपनीज कैन टेक ओवर द ईयर। UPL United Phosphorus tried for many years और they have become big, बट अभी वो एक्विजिशंस में घुस गए हैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन कंपनीज का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको डोजियर्स बनाने आते हैं, उनको इंग्लिश में डोजियर्स बनाने आते हैं, दे कैन लॉन्च and file products in Europe, in US. They have plants of that quality, they have people and engineers of that quality. Agrochemicals में Indian market also is very interesting. जो मैंने आपको बोला 9(3) जो सेक्शन है उसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं and there are 2 or 3 companies in my portfolio which I can vouch for. They are doing extremely good job. एंड स्पेशलिटी केमिकल मैंने आपको बताया कॉस्ट प्लस मैकेनिज्म में जो कंपनीज काम कर रही हैं आज के दिन पे, उनके मार्जिन्स आप कुछ भी कर लीजिए, ऑयल प्राइस को ऊपर कर दीजिए या नीचे कर दीजिए, उनके मार्जिन स्टेबल है। 20 से 25 बिलियन डॉलर का ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया में और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी चलते रहेगा इन वेरियस सेगमेंट्स। अगर आप बोल रहे हो बेंजीन, टाउलिन, फ्लोरीन, ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स विल be very lucrative for Indian companies. आज के दिन पे तो आप सभी देख रहे हो SRF, नवीन फ्लोरीन, सबको फायदा हो रहा है, बट एक टाइम था जब ये कंपनीज भी स्ट्रगल कर रही थी। आज के दिन पे बिकॉज चाइना कॉस्ट आर गोइंग अप, बिकॉज चाइना पोल्यूशन नॉर्म्स आर देयर and India is coming into the limelight in terms of a supplier and specialty chemicals. आज India is benefiting in a big way and I think this is a 10-year story from here on. So I think I will focus on this space in a big way. हमारे बारे में थोड़ा आपको बता सकता हूँ कि we provide discretionary, non-discretionary advisory, portfolio management, so we can provide all the services to individuals, institutions और family offices और हमारा ultimate aim है wealth creation and income generation for clients. So basically मेरा this is my brainchild. I have set it up after 20 years of work with various संजय भाई ने आपको introduction दे दिया है। So मेरा ये passion है, this is my day-to-day morning to evening passion and I don't think I will ever leave this. हमारा जो portfolio formation methodology है, we focus on customized approach कि अगर मेरा investor आता है तो we make sure that we are in tune with the reality at that point. मतलब वो टाइम पे हमको लगता है कैश में रहना चाहिए, थोड़ा कैश में रहना चाहिए, थोड़ा स्टॉक्स में रहना चाहिए, या वो टाइम पे फुली इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वो हर एक इन्वेस्टर के टाइमिंग पे होता है। और कौन से स्टॉक्स में भी डालना है वो भी हर एक इन्वेस्टर के टाइमिंग पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 महीने पहले आते हैं या आज आते हैं तो आपने देखा है कितना फर्क हो गया है एनवायरनमेंट पे। सो वी आर वेरी कॉन्शियस
कि जो इन्वेस्टर आता है वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द टाइमिंग, और इन्वेस्टर का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए भी हम बहुत कॉन्शियस है कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है. Is it only this portfolio that he has in his life, or is it a part of his broader portfolio that he can take larger risks? So we will build the portfolio based on client का क्या requirement है, client के क्या objectives है. अगर उसको liquor company में नहीं डालना है या उसको ऐसी company में नहीं डालना है, वो भी हमारे portfolios में build कर देते हैं. We are willing to sit on cash and हमारा risk management adequate है. हम diversify भी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हम focus भी इतना नहीं करते कि risk बढ़ जाए. That is basically the way we form the portfolio, and we are giving a personalized touch to the portfolio, the investor. Portfolio manager मैं हूं, तो आपको जब भी चाहिए आप मुझे फोन करके या मीटिंग कर सकते हो, जैसे भी करना है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. हमारी परफॉर्मेंस आज इट्स शोइंग व्हाट वी आर डूइंग, इट इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट वी आर डूइंग. सो लाइफ साइंस स्ट्रेटजी का 30% रिटर्न आया है 1 ईयर का, और ग्रोइंग इंडिया स्ट्रेटजी जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है जिसमें हमने सब सेक्टर्स लिए हुए हैं, वो फ्लैट है, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं है. लेकिन अगर आप देखो तो हमारी आउट परफॉर्मेंस अक्रॉस द बोर्ड 50% से आउट परफॉर्मेंस ये की है हमने काफी इंडाइसेस के अगेंस्ट इन द लाइफ साइंसेस, और ग्रोइंग इंडिया में भी हमने 20-22% से आउट परफॉर्मेंस की है इन अगेंस्ट मेनी इंडाइसेस. सो आई थिंक दिस इज इट्स अ प्रूफ ऑफ द पुडिंग. एंड हमने जो प्रोसेसेस इन हाउस इनोवेट किए या जो हमने प्रोसेसेस इनकलकेट किए हैं इन हाउस, उसके उनके वजह से आज ये परफॉर्मेंस हम दे पाए. एंड आई थिंक वी विल कीप, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल कीप doing this for many years to come for my investors. Today my investors are happy lot, and thanks to this kind of performance. मेरा तो आपको बैकग्राउंड मिल चुका है. दिस इज मोर और लेस व्हाट इट इज. 2018 में मैंने आई डिसाइडेड टू स्टार्ट द फर्म, और तभी से वी आर ऑन. सो हमारा परफॉर्मेंस मैं 1 ईयर का इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा 2 इयर्स जून में होगा, तभी से हमारा 2 इयर्स परफॉर्मेंस भी आपको दिखा देंगे. All throughout my career, equity research has been my focus, and that I'm benefiting from today. क्योंकि nuances of the business जो होते हैं हमने 20 साल में काफी सीखे हैं, तो वो benefit मुझे आज मिल रहा है. Thank you very much for your time, and I'm very happy to address questions that you may have. So can you hear me? One second. I'm not sure if you can hear me. So the first question is, what is your view on financials? NPAs will rise companies. So what is your view on financials? NPAs will rise companies eager to become debt-free or net debt-free. Changing interest rates, SME default overhang, growth will dampen, and many financials and NBFCs might face survival issues. How will things pan out for financials? Your view on that? So I am right now very negative on financials. Clearly, आज के दिन पे I think financials में issues आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो lending बैंक से NBFCs को जा रही है, वो lending रुक गई है, तो NBFCs को काफी तकलीफ हो रही है. और RBI ने TLTROs भी लॉन्च किए थे NBFCs के लिए, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं आया है. तो मुझे लगता है कि NBFCs will struggle for the next 3 quarters जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा. पहले IL&FS की वजह से स्ट्रगल किया, अभी इस इशू के वजह से NBFCs will struggle, NPAs will definitely rise, और I don't think there is any respite for NBFCs for the next 2 to 3 quarters according to me. Next question is, what is your view on discretionary spend? We have been
rising. We are seeing rising ratio of jobless, salary cuts, and demand supply mismatch. Economic growth will dampen. What is your view? So I have already mentioned that discretionary spend will be impacted. Clearly, this discretionary spend is going to be impacted because people's consumption pattern is changing, and you're seeing that the more consumption is happening for essentials and not for discretionary. So that is the next 6 to 8 months timeline is going to happen. On discretionary spending on paints, mobiles, white goods. I don't think mobiles is a big thing, but I think paints will be impacted also in a big way. White goods also to some extent, but paints will be more impacted क्योंकि जो social distancing norms हम कर रहे हैं आज के दिन पे और जो न्यू हाउस परचेजेस और कंस्ट्रक्शन है उस पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा तो मुझे लगता है पेंट सेक्टर पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा white goods पे शायद इतना impact नहीं आएगा जितना paints पे आएगा. That is the way I would say it's relatively placed according to me. Too early to give any comment on pharma post-COVID. The scenario will get clearer, in my opinion. Tailwinds because of COVID, but structural things should also need to look out to. Okay. I agree. Pharma में भी impact तो आया ही है. हमने कंपनी से भी बात किया है और वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से impact तो आया है, लेकिन उनके प्लांट्स ज्यादा फास्ट लाइन पे आ रहे हैं क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट्स डिमांड आ गई है और एट द सेम टाइम जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन है वो भी डिमांड है. तो ऐसा नहीं है कि फार्मा एकदम बंद हो गया है. फार्मा में इम्पैक्ट आया है बट नॉट एज मच एज अदर सेक्टर्स. We are stuck between buying uncertain businesses at low price or buying certain businesses at high price. So how to allocate? According to me, sir, we should go for visibility at this point. So your second statement, buying certain businesses at high price is a better strategy than to go for uncertain businesses at low price. मैंने इसके लिए बोला कि आप 50% of the portfolio आप उस segment में डालो जहाँ पे visibility है, जो certain businesses हैं, थोड़े महंगे मिल रहे हैं, quality businesses है, you should still go for those. But keep the 50% of the portfolio for businesses which will recover in the future. According to me, when I invest, visibility is the most important determinant of my investment. तो जब visibility आता है, तब आप slowly and steadily you can allocate more money. Intrinsic value is a very tough call to make. क्योंकि अगर आप बोलोगे कि से एक NBFC है, for example, मैं एक नाम ले रहा हूँ, Edelweiss. अगर आप बोलोगे Edelweiss अभी बहुत सस्ता हो गया, अब लेना चाहिए, आपको पता भी है कि Edelweiss के financials क्या होंगे in the next few quarters. So it's not easy. Maybe good quality corporates like I would say Cholamandalam Finance या HDFC, इनको लेके रखना is a better option according to me than buying something down the quality curve. क्या सर हो गया क्या? Yes, if there are no more questions, अगर जो और कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए या अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को. If there are any questions or if there are no questions, we can end the meeting now. Request everyone to share their feedback and comments to lemonfunds@gmail.com. राजेश जी, मुझे लगता है और कोई खास क्वेश्चंस नहीं है अभी. सौरभ भाई का एक क्वेश्चन है, सौरभ का, प्लीज देखिए.
Can we overlook the concept of margin of safety while buying in this type of market? देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पहले तो मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की थी इन द लास्ट हाफ एन आवर में, जब भी हर बार मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की ही बात कर रहा हूँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो वही है ना कि भाई हमने इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक बहुत कम में खरीदा, लेकिन आज के दिन पे आपको जो आप अर्निंग्स एस्टिमेट बना रहे हो और अब जो कैश फ्लोज बना रहे हो, वो उसका कॉन्फिडेंस से कैश फ्लोज बनाने का चांस मिल नहीं रहा है। तो मुझे एक्चुअली वैल्यूएशन पे कभी-कभी डाउट आता है, क्योंकि अगर मैं कोई स्टॉक को बोलता हूँ, से फॉर एग्जांपल अगर कोई एनबीएफसी है और वो ट्रेड कर रहा है 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, तो मैं क्या वो 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है कि उसके पास इतने एनपीएस है कि वो बुक वैल्यू का कुछ मतलब ही नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो तभी आता है जब आपको बुक वैल्यू का कुछ समझ हो या अर्निंग्स का समझ हो। आई वुड स्टिल वेट फॉर स्टेबिलिटी टू अराइव एंड देन लुक एट कंपनीज विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरा ये कहना है। The second question is it is important to understand that the market is selling at 70 times earnings and we have found something at 50 times bargain. It is no bargain. Can you please show some color on value bargain available? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन को रिलेटिव वे में देखना जरूरी नहीं है। वैल्यूएशन हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी अर्निंग्स यील्ड मुझे लग रही है 15% अर्निंग्स यील्ड है और कंपनी क्वालिटी कंपनी है, या अगर मुझे लगता है मेरी कंपनी का ग्रोथ 30-35% है और मुझे कंपनी मिल रही है 15 टाइम्स और 18 टाइम्स या 20 टाइम्स, एंड मेरा आरओई ऑफ द बिजनेस इज 25% एंड द मैनेजमेंट इज हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, तो मैं फिर बोलूंगा कि मेरे को ये कंपनी अच्छी लग रही है और मैं जाके खरीदूंगा। लेकिन अगर मेरे को कोई 50 टाइम पे कंपनी मिल रही है, उसकी अर्निंग्स हो रही है 10% पे, लेकिन उसका आरओई बिजनेस पे 80% है, 90% है, अब वो एक बड़ा क्वेश्चन है, नॉट मोर देन अ साइंस। तो आई वुड रादर स्टिक टू ये 70 टाइम्स या 50 टाइम्स मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट और मायने नहीं रहता है। what is more important for me is how the business is shaping up in the next few years, or how the growth is going to pan out. आज मैं 70-50 times वो देखूंगा तो फिर I'll get carried away with valuation. My main aim in my investment is to buy businesses. तो मैं business पे ज्यादा फोकस करूंगा। गोल्ड फाइनेंस, अभी देखिए मैंने ज्यादा गोल्ड फाइनेंस में खुद इन्वेस्ट नहीं किया है, और ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें मतलब आप 3 महीने में लोन लेके और वापस भी दे देते हो। इसमें हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि गोल्ड आपका जो ये होता है एसेट होता है उसको बैक कर रहा है, तो रिस्क इतना ज्यादा रहता नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर सेफर कंपनीज कंपेयर्ड टू से एनबीएफसीज, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म एसेट लायबिलिटी मिसमैच बहुत बड़ा दिखता है। क्योंकि एनबीएफसी में आप लोन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हो, तो वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच तो रहने ही वाला है, क्योंकि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो लोन रिपे करने हैं आपको एसेट से मिलने नहीं वाले हैं। लेकिन गोल्ड फाइनेंस में वो दिक्कत नहीं रहती है, इसके लिए पीपल आर गोइंग आफ्टर गोल्ड फाइनेंस अकॉर्डिंग टू मी। Any other questions, please do let me know. I'm still available to answer. Please go ahead. देखिए सर, स्टॉक के ऊपर व्यू पब्लिकली नहीं दे सकता, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि रिलायंस का दो 3 पिलर्स है आज के दिन पे मैं रिलायंस को जैसे समझता हूँ। एक तो
उनका जो कोर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस है, मुझे लगता है वहां पे स्ट्रगल है आज के दिन में, क्योंकि आपने देखा लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 4,500 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस दिखाया है। अब ये क्वार्टर में भी कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा। दैट हैज बीन द कैश काउ फॉर रिलायंस फॉर मेनी मेनी इयर्स। उससे उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस को फंड किया है। द सेकंड पार्ट ऑफ द होल पाई इज टेलीकॉम, जहां पे उनका आज के दिन पे टर्न अराउंड आया है, टेलीकॉम और रिटेल। और द थर्ड पीस ऑफ द पाई इज द डेट ऑन बुक्स। तो मुझे लगता है कि जो रिलायंस ने अभी डील किया है फेसबुक के साथ और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर लाए हैं, इट्स अ गुड डील। जो उनके बुक्स पे 2.5 लाख करोड़ का डेट था, वो अभी 1 लाख करोड़ से कम हो सकता है। आई थिंक इंक्रीमेंटली रिलायंस का जो बैलेंस शीट है स्ट्रांग होते जा रहा है, नो डाउट। उनका जो टोटल सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन आ रहा है, उसमें अभी रिफाइनिंग और मार्केटिंग सिर्फ 30% बचा है, और 70% is coming from retail, and telecom is a big part of the pie. तो I think they are moving in the right direction. Debt भी कम हो रहा है, तो risk balance sheet पे कम हो रहा है. On an overall basis, Reliance is not a very healthy business in terms of return on core business. लेकिन from a, I would say, incremental basis, they are doing the right thing. As an investor, I am not an investor in Reliance. I mean, that's all I can say. But मुझे नहीं लगता है, I think incrementally things are improving for Reliance. I can only say that. Although I was worried about the balance sheet, say a year back or so, but now because unleveraging, deleveraging चल रहा है उनका, और maybe I think telecom is also doing better. So I think I would not say anything more than that for Reliance. Again, can't comment on stocks per se. Titan, मतलब मैं कमेंट नहीं मारना चाहता, बट मैं जनरली वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स पे जाता नहीं हूँ। सिप्ला, अगर आप सिप्ला का मॉडल देखो तो 15 साल में सिप्ला ने अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, और सिप्ला का मॉडल जो है उसमें कभी मैंने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा नहीं है, बट इतना बोल सकता हूँ मैं। लेकिन इस मार्केट में डिफेंसिव के तौर पे इट्स अ गुड कंपनी, दैट्स ऑल आई कैन से।